नमस्कार। इस वक्त जयपुर में मौजूद हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पथ संचलन निकाला जा रहा है और युवा पथ संचलन जयपुर में निकाला जा रहा है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस तरह के पथ संचलन इसलिए निकालता है जिससे एक शक्ति का प्रदर्शन हो समाज के अंदर, साथ ही अनुशासन संघ के स्वयंसेवकों में बना रहे। अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जीवन के अंदर, कहा जाता है। ये स्वयंसेवक लगातार इस तरह से पथ संचलन निकाल रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम जयपुर से दिखा रहे हैं किस तरह से जयपुर के मानसरोवर बाग की तरफ से ये पथ संचलन निकाला जा रहा है और आदर्श विद्या मंदिर से न्यू सांगन रोड, किरण पथ, स्वर्ण पथ, सीधा चलाकर दाहिनी ओर मध्यम मार्ग और वरुण पथ, किरण पथ, रजत पथ, वीटी रोड, सिटी पार्क। ये देखिए इस तरह से वाद्य यंत्रों द्वारा ये पथ संचलन निकाला जा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा जयपुर के अंदर। और ये थड़ी मार्केट पर के खेल मैदान में जाकर ये पथ संचलन खत्म होगा और संघ के स्वयंसेवकों का अनुशासन आप देखिए और समाज में इस तरह का प्रदर्शन किया जाता है, शक्ति का बोध कराया जाता है। और युवा पथ संचलन है 40 वर्ष की कम उम्र के और मानसरोवर का एक भाग है। जयपुर महानगर संघ की दृष्टि में से कहते हैं जयपुर महानगर को कई भागों में बांटा गया है, तो मानसरोवर भाग की तरफ से स्वयंसेवकों की तरफ से इस तरह से यहाँ पर पथ संचलन निकाला जाता है और उसमें बौद्धिक भी होता है। आज जो बौद्धिक था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयपुर प्रांत के जो प्रांत प्रचारक हैं बाबूलाल जी, उन्होंने यहाँ पर अपना बौद्धिक दिया था और स्वयंसेवकों को बताया था कि अपने जीवन के अंदर किस तरह से अनुशासन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के साथ साथ जो कई शिवाजी महाराज की कई बातों को बताते हुए स्वयंसेवकों को एक प्रेरणा दी कि एक स्वयंसेवक ऐसा होना चाहिए कि उसमें स्वयं प्रेरणा का भाव हो। जितेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान। शिवाजी महाराज के जीवन की घटना है। जब वे 4 वर्ष के थे, उनके पिताजी शाहजी राजा ये बीजापुर की सल्तनत के अंतर्गत एक सरदार थे और बेंगलोर से वहां से सारा राजकार्य संभालते थे। उस समय उन्होंने शिवाजी राजा को जीजा माता के साथ और पुणे नामक एक छोटी सी जागीर देकर के बेंगलोर से प्रस्थान करवा दिया। यह पुणे की जो जागीर थी उस समय आदिल शाह के विरोध के कारण सारी नष्ट भ्रष्ट कर दी गई थी और कहते हैं उस समय कि यह प्रचलन ही था कि किसी धरती को अगर बंजर रखना है, किसी बस्ती को अगर आबाद नहीं होने देना है, तो 2 काम उस समय करते थे। एक तो गधों के पीछे हल जुतवा देते थे उस धरती पर और उस गांव के अंदर एक खंभा गाड़ करके फटी हुई जूती लटका करके ये 2 संकेत होते थे कि इन दोनों को कोई हटा करके अगर यहाँ कोई शुभ कार्य कर रहा है तो वो आदिल शाह को चुनौती दे रहा है। 4 वर्ष के शिवाजी राजा माता जिजाऊ के साथ जब पुणे की जागीर में प्रवेश करते हैं, यह जागीर शाहजी राजा ने शिवाजी महाराज को उनके जीवन यापन के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए दी। ऐसे उजड़े हुए गांव के अंदर, पुणे उस समय एक छोटा सा गांव था, उजड़ा हुआ गांव था, जब उनका घोड़ा आगे बढ़ता है, शिवाजी महाराज देखते हैं। 4 वर्ष का बालक क्या समझता होगा, उसने देखा कि एकदम उजड़ा हुआ गांव, गिद्धों के चिल्लाने की आवाज आ रही है, स्त्रियां रो रही है, पशु वहां का अत्यंत दुर्बल है, मनुष्य का पेट भी पसलियों से चिपका हुआ है, चारों तरफ सूखा पड़ा है, पेड़ों के ऊपर भी हरियाली नहीं है। दादा कौंडदेव को उन्होंने प्रश्न किया, दादा यह सब क्या दृश्य है? दादा ने सारा वृतांत सुनाया और कहा, तुम्हारे
व्यक्तित्व की कहानी कहने वाला यह पुणे गांव भविष्य में आबाद होगा और तुम्हारे कर्तृत्व से दुनिया इसको पहचानेगी कि शिवाजी का बाल्यकाल कैसा रहा है। उससे ही इस भारत वर्ष का भविष्य यह तय होगा। तो 4 वर्षीय बालक ने अपने साथियों को साथ लेकर के सबसे पहले घोड़े से उतरने से भी पहले खंभे पर लटकती हुई फटी हुई जूती को उतारा। जब उसने अपने साथियों को आदेश दिया, दादा पांडुदेव से कहा कि अब शकुनी इस फटी हुई जूती को पहले उतारिए, तब शिवाजी राजा इस धरती पर पांव रखेगा। तब सीधे सीधे उस जूती का उतारने का अर्थ है आदिल शाह की इतनी बड़ी सल्तनत को एक चुनौती दे देना। जूती उतारी गई, खंभे को हटाया गया। उन्होंने धरती पर प्रवेश किया, पांव रखा और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी मां जिजाऊ से कहा, माता एक सोने का हल बना करके सुंदर बैलों की जोड़ी को बुला करके उनके सींगों को स्वर्ण से मंडित करके चवड़ धुला करके गंगा जल छिड़क करके सोने का हल इस धरती पर चलाया जाए, क्योंकि अब यहाँ शिव आ गया है। ऐसा ही हुआ और उसके बाद हम देखते हैं कि 14 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने तोरणगढ़ के दुर्ग पर विजय प्राप्त की, तब उन्होंने एक शिवाजी महाराज के राज्य का प्रतीक क्या होना चाहिए, एक श्लोक खुदवाया। उस श्लोक सोने के सिक्के पर खुदवाया। 14 वर्ष की अवस्था में उस पर लिखा हुआ था, प्रतिपद चंद्र लेखे व वर्धिष्णु विश्व वंदिता साहसूनो शिवस्य सा मुद्रा भद्राय राजते। यह जो शिवाजी महाराज ने जो साहसी राजा के सुपुत्र है, जिस साम्राज्य की नींव रखी है, वो प्रतिपद के चंद्रमा की भांति उत्तरोत्तर हमेशा बढ़ता जाएगा। और हम देखते हैं कि 4 वर्ष के बालक का संकल्प 14 वर्ष की अवस्था में आते आते संकल्प को मूर्त रूप देना और 28 वर्षों का उनका शासनकाल हिंदू साम्राज्य की सुनहरी कहानी कहता है। ये कहानी मैंने आप सबके बीच में इसलिए बताई कि सोचने का समय कौन सा होता है। आजकल जब विद्यार्थियों से बात करते हैं तो विद्यार्थियों से कम बात होती है, उनके माता पिता से अधिक बात होती है। वो कहते हैं अभी बच्चे का भविष्य हमने डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, IAS के रूप में या नए एंटरप्रेन्योर के रूप में या विदेश में जाकर धन कमाने के रूप में तय करके रखा है। उसको अपनी शिक्षा में मगन रहने दीजिए। एक अलग प्रकार की कहानी चारों ओर दिखाई देती है। आज से 800 वर्ष पहले हरिहर और मुक्तराय तो युवा थे। उस समय विद्यालय स्वामी उन्होंने दोनों को बुला करके कहा कि दक्षिण में हिंदू साम्राज्य कभी अपनी एक अलग कहानी कहता था। आज मुसलमानों के इस आक्रमण के कारण वो नेस्तनाबूद हो गया है। क्या तुम फिर से उसको लिख सकते हो? इन्हीं तो हरिहर और मुक्तराय जो मुस्लिम बन गए थे, फिर से हिंदू धर्म में आकर के अपने घर वापसी करके और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य नामक एक साम्राज्य की नींव रखी, जिनके आने वाली पीढ़ी में राजा कृष्णदेव राय हुए और 300 वर्षों तक भारत की धरती पर ये दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य हिंदुओं की गौरव गाथा कहता रहा। आज भी वो गौरव गाथा कहता है। 350 साल पहले शिवाजी महाराज की मैंने आपको कथा बताई। 8 वर्ष जिनका संघर्षों में बीता, 28 वर्ष जिन्होंने साम्राज्य किया, पूरे 20 वर्ष का कालखंड उनका भारत के नव निर्माण के अंतर्गत बीता। उनकी राज्य व्यवस्था देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है। आज इस सुबह के जागरण को लेकर के विषय चलता है। उस समय शिवाजी महाराज ने अपनी राज की भाषा को हिंदी और संस्कृत में किया। मराठी, हिंदी और संस्कृत में सारी विद्या की व्यवस्था की। अब प्रधान मंत्रिमंडल लेकर के आए, फारसी, उर्दू और अरबी सारी भाषाओं को हटा करके भारतीय भाषाओं के अंदर कालगणना और भारतीय भाषाओं के अंदर नीति निर्माण, भारतीय भाषाओं के अंदर शासन व्यवस्था उन्होंने लागू की। अभी एक नया प्रसंग चल रहा है। 19 अहिल्याबाई होलकर का 300वां जन्म जयंती वर्ष चल रहा है। कौन थी अहिल्याबाई? एक सामान्य अनुसूचित जाति के घर में जन्म लेने वाली, जिनके परिवार का व्यवस्था ही पशुपालन था। गडरिये से
सरदार बने, मल्हारराव होलके घर में बहू बन करके आती है। अपने यौवन के इस कालखंड में भारत के 1/3 राज्य की साम्राज्य बनती है। भारत के 121 स्थानों पर जाकर के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाती है। और अंग्रेज भारत की धरती पर जिस वंश को स्थापित करने के लिए आए थे कि भारत में कभी महिला राजा नहीं हुई, यह अहिल्याबाई होलकर आज से 250 वर्ष पहले भारत की साम्राज्ञी बनी। अंग्रेजों ने बात कही, कभी अनुसूचित जाति से कोई भारत में राजा रानी नहीं हुए। यह एक अनुसूचित जाति की महिला, आज भी उत्तर प्रदेश में यह जाति अनुसूचित जाति में आती है। उस समय भारत की साम्राज्ञी बनी। काम क्या किया? भारत में मुसलमानों के द्वारा खंडित किए गए एक मंदिर को चयन करके चुन करके उनका न केवल जीर्णोद्धार करवाया, भविष्य में उनकी सुरक्षा की गारंटी और भविष्य में वहां काम करने वाले लोगों के भरण पोषण की व्यवस्था यहाँ तक की करवाई। कौन से काल में? अपने यौवन काल। हम सब जानते हैं जब अंग्रेज भारत की धरती पर आए, भारत की पहली जनगणना जब 1877 में हुई और 81 में उसको रिलीज किया गया और उससे लेकर अगले 40 वर्षों तक भारत की जनगणना के अंदर हिंदू शब्द नहीं था। तो भारत की धरती पर अत्यंत पढ़े लिखे एक युवक, नौजवान सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धरती पर जाकर के अंग्रेजों की छाती पर चढ़ करके एक बात कही, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तुम कागजों में से हिंदुओं को मिटा सकते हो, तुम हृदय में से हिंदुओं को नहीं मिटा सकते। पहली उद्घोषणा करने वाले विश्व की धरती पर जाकर के ये स्वामी विवेकानंद एक युवक थे। स्वतंत्रता का जब आंदोलन चल रहा था, स्वराज त्रयी को लेकर के जब संघर्ष हो चुका था, उस समय एक युवा सन्यासी ने अपना घर बार छोड़ करके अपने गुरु स्वामी विवेकानंद को संकल्प दिलाया, मैं मूल शंकर से महर्षि दयानंद सरस्वती बनकर के भारत के स्व को फिर से लौटाने का एक प्रयास प्रकट करूंगा। ऐसे दयानंद सरस्वती ने भी अपना घर बार एक यौवन काल के अंदर छोड़ा। युवा वह है जो अपने जीवन की तो दिशा एक तय करता ही है, उसकी आने वाली पीढ़ी की दशा और दिशा क्या होगी वह भी वो निश्चित करके जाता है। आज भारत एक विशेष कालखंड में से गुजर रहा है। हमारी स्वतंत्रता की प्राप्ति को 2047 में 100 वर्ष हो जाएंगे। हमारे संविधान को लागू हुए अभी 75वां वर्ष पूर्ण हम सबने किया है। आने वाले समय के 12-15 जो वर्ष है वो कहानी क्या लिखेंगे जो आज हम विचार कर रहे हैं। आज भारत का जो युवा विचार कर रहा है वो 2047 की एक कहानी होगी। 2047 का एक वर्तमान होगा जिसको आज हम कह सकते हैं 2047 का एक भविष्य होगा। आज का युवा कहानी क्या लिख रहा है? एक महाकुंभ का आयोजन हुआ भारत की धरती पर, अनंत वर्षों से हो रहा है, लेकिन इस बार का एक महाकुंभ विशेष महाकुंभ था। 65 करोड़ से अधिक लोग उसके अंदर आए। मैं भी इस कुंभ में गया था। बड़ा आश्चर्य होता है कि उसमें आने वाले 90% लोग कौन थे? जिनकी उम्र 40 साल से नीचे की। 40 साल से नीचे के भारत के युवक कुंभ की उस महाकुंभ के दर्शन करने के लिए प्रयागराज की धरती पर पहुंचे। और मैं आज पढ़ रहा था 3.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी, 3.5 लाख करोड़ रुपया इस केवल एक महाकुंभ के कारण जेल से बाहर निकल करके अनेकों की जेबों में पहुंच गया, पूरा घूमने लग गया। और 3.5 लाख करोड़ रुपया जब घूमता है बंधुओं तो कोई सामान्य हलचल नहीं होती। ऐसे कुंभ को भी कैप्चर करने के लिए 4 लोग खड़े हो गए। एक IIT बाबा खड़े हो गए, एक मीडिया का बहुत बड़ा समूह खड़ा हो गया। नंगे लोग आते कहां से और कहां चले जाते हैं। एक नीली आंखों वाली लड़की आ गई जिसने पूरे इस महाकुंभ को घेरने की कोशिश कर ली और छोटी मोटी कुछ बातें आ गई। आप जरा देखिए मैनेजमेंट का कितना बड़ा एक कार्यक्रम था। मैं पढ़ रहा था कि 117 फीफा वर्ल्ड कप के आयोजन में जितने लोग नहीं आते उससे 2 गुना अधिक लोग इस एक महाकुंभ की प्रयागराज की धरती पर आए। आप जरा सोचिए 65 करोड़ लोगों के सोने की व्यवस्था, क्या यह एक विषय विश्लेषण का नहीं है? 65 करोड़ लोगों के भोजन की व्यवस्था, क्या यह एक विश्लेषण का विषय नहीं है?
65 करोड़ लोगों के स्नान और नित्य कर्म और उसका मैनेजमेंट, क्या यह एक विश्लेषण का विषय नहीं है? भारत की धरती पर इतना बड़ा कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में आज तक कभी नहीं हुआ। भारत में तो अगले 12 वर्ष बाद फिर से होगा। तो भारत का युवा क्या सोचता है? ये सारा सहज रूप से हो रहा है, हमारे पूर्वजों की बनाई हुई परंपराओं के कारण हो रहा है। भारत बहुत तेज गति से 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था में आ गया और 5वीं अर्थव्यवस्था से वो 3री अर्थव्यवस्था में आ गया। और अंकित जी जैसे युवा व्यवसायी है वो ये संकल्प भी कर रहे हैं कि हम सब प्रयत्न करके इसको दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था के अंदर लेने के लिए आतुर है। उनके प्रयास पर्याप्त चल रहे हैं। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में पहली अर्थव्यवस्था में लाने के लिए हम सबको सहज रूप से अपने जीवन में केवल कुछ बातों का बदलाव करके और प्रयत्न करेंगे तो फैल हो जाएगा। वो क्या है? वो ये है, हमको स्वावलंबन की ओर बढ़ना पड़ेगा। अभी भारत का युवा नौकरी की ओर बढ़ता है। आज से 4 साल पहले राजस्थान की धरती में एक नीट परीक्षा का आयोजन हुआ जिसमें 33 लाख नौजवान बैठे। सीट कितनी थी? 28,000। 28,000 सीट के लिए अगर 35 लाख नौजवान बैठते हैं उसमें 28,000 का नियोजन होता है। देश फटे हुए 35 लाख लोग फिर से कोचिंग क्लास के अंदर जाते हैं, फिर से किताबों के अंदर डूबते हैं, फिर से ऑनलाइन क्लासेस में जाते हैं, नाना प्रकार के प्रयास में प्रयत्न करते हैं, फिर से इतने लोग सिलेक्शन हो जाते हैं। ये अपना यौवन का महत्वपूर्ण कालखंड है। ये सड़क के बीच में, कोचिंग क्लास के बीच में, ऑनलाइन क्लास के बीच में बिता देते हैं। इनका यौवन समाप्त हो जाता है। भारत के युवाओं को इस बीच में इस पे प्रयत्न करना पड़ेगा कि यह सब स्वावलंबन की ओर अग्रसित होकर के कैसे भारत को पहली अर्थव्यवस्था में लाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। आज बड़ा सुखद आश्चर्य होता है कि प्रतिदिन 500 से अधिक कंपनियों का रजिस्ट्रेशन भारत की धरती पर होना प्रारंभ हो गया। इसका मतलब इसकी ओर युवा ने गतिमान होना प्रारंभ कर, तो यह हो जाएगा। दूसरा क्या है? भारत का विकसित स्वरूप दिखाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण होना चाहिए वो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। आप जब आप रात में सोते हैं, सवेरे उठते हैं तो आप अखबार में खबर पढ़ते हैं कि फलानी सड़क को चौड़ा कर दिया जाएगा, फलाने सड़क पर एक और भी बन जाएगा। कोई भी भारत का रेल की पटरी से गुजरने वाला सड़क मार्ग ऐसा नहीं रहेगा जिसको रेल के कारण वहां रुकना पड़ेगा। नई नई बिल्डिंगें बन रही है, नए नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। चारों ओर देखते हैं तो निर्माण की एक अंधाधुंध एक प्रकार का उपक्रम प्रयास चल रहा है। हमको उसमें सोचने की जरूरत नहीं कितने भारतमालाएं बन गई है, कितने एक्सप्रेस वे बन गए हैं, कितने एयरपोर्ट बन गए, कितने रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो गया है। हम सब की कल्पना से बाहर है। ये चीजें भी शायद उसके भारत गति पर होना प्रारंभ हो गई है। अब ये रुकेगी नहीं, अब तेज गति से आगे बढ़ती है। भारत का विदेशों से संबंध हम सबने अभी देखा है कि किस प्रकार उत्तरोत्तर और प्रगति की ओर जा रहा है। भारत से सभी दुनिया के सारे देश मित्रता करना चाह रहे हैं। भारत उनके साथ रहेगा तो उनकी प्रगति होती रहेगी। आज इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो सोचने वाला विषय है कि भारत को भारत कैसे बनाया जा सके, भारत को भारत कैसे हम बना करके रख सके, तो भारत बनता किससे है? भारत को बनाता कौन है? तो आज के अपने इस कार्यक्रम में जो 5 थीम जो दी हुई है, 5 काम जो बताए हुए हैं, भारत को अगर ये भारत बनाए रखना है, दुनिया भारत की ओर आती क्यों है? अभी बताया था, आप इस्कॉन से भी जुड़े हुए हैं। इस्कॉन के माध्यम से लाखों विदेशी लोग भारत की धरती पर आकर के जनेऊ धारण करके, यज्ञोपवीत पहन करके, शिखा रख करके, हरे राम हरे कृष्ण करते हुए वृंदावन, मथुरा, गोकुल, गोवर्धन आप उसमें घूमते हुए, नाचते हुए भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होते हुए दिखाई दे जाएंगे। ये भारत की आकर्षित हो क्यों है? कौन सी वो चीजें हैं जो उनको भारत की ओर आकर्षित करती है? इतने सारे विदेशी लोग अपना नाम छुपा करके आए, कुंभ
के मेले में चुपचाप स्नान करके चले गए। दुनिया जिसके बारे में ये बताती रहेगी कि पानी स्नान करने के योग्य नहीं है, उसमें पूरी दुनिया भर के लोग आकर के नहा धोकर के चले गए, पुण्यों की ओर, अपने और पुण्य बढ़ाने के लिए आकर के चले गए। तो भारत बनता है भारत की परिवार व्यवस्था से। दुनिया में यह परिवार व्यवस्था कहीं की नहीं है। अमेरिका में 1996 में अमेरिका के सामाजिक मूल्यों की रक्षा करने वाली एक संस्था है, उसके अध्यक्ष है डेविड ब्लैकहोम। उन्होंने एक किताब लिखी 96 में। उस पुस्तक का नाम है फादरलेस अमेरिका। उसमें उन्होंने उस किताब के अंदर लिखा है, वो आपको किताब है, वो गूगल पर मिल जाएगी। उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे अमेरिका बिना बात का हो रहा है। उसमें एक उन्होंने विश्लेषण किया सामाजिक व्यवस्था का। उन्होंने कहा 47% अमेरिकन को पता नहीं है कि उनका बाप कौन है, और जिन 53% अमेरिका के बच्चों को पता है कि बाप उनका बाप ये है, वो मानने को तैयार नहीं है कि यही मेरा बाप है क्या। तब ब्लैक गवर्नमेंट ने एक चिंता जाहिर की, अगर बिना बाप का अमेरिका हो जाएगा तो फिर अमेरिका का महत्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बिना बाप का जो भी होते हैं सबका ही महत्व समाप्त है। आज भारत की दिशा क्या है? 10 दिन पहले भारत की राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां हम निवास करते हैं, यहाँ 250 LGBTQ के लोगों ने एक परेड निकाली, प्राइड वॉक। भारत में जिनको हमेशा से ही भारत में जो कुत्ते बिल्ली तक को भी समान दृष्टि से देखा जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव शोभाके पंडिता समदर्शिन। भारत की धरती पर कहा जाता है कि विद्या विनय संपन्न, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे चांडाल हो, चाहे कुत्ता हो, इन सब को जो एक दृष्टि से देखता है, उनके साथ समान व्यवहार करता है, इनकी आत्मा में अपनी आत्मा के दर्शन करता है, वही वास्तव में देखने वाला है। शेष सभी तो अंधे हैं। ऐसा जो भारत है, वहां भारत में आकर के विदेशी प्रोपेगेंडा लागू करके भारत के लोगों को भी उसकी ओर आकर्षित करने वाला एक समूह भारत की धरती पर खड़ा है, जो परिवारों को तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। भारत कब टूटेगा? जब भारत की परिवार व्यवस्था टूट जाएगी। भारत कब टूटेगा? जब भारत के संबंध टूट जाएंगे, भारत के रिश्ते टूट जाएंगे। आज बहुत तेज गति से हम जिस काम में प्रगति करते जा रहे हैं, वो काम है परिवारों की टूटने की प्रगति। आप थोड़ा आकलन कीजिए कि जयपुर का ही प्रतिवर्ष तलाक के मामले बहुत तेज गति से, जैसे सनसेट ऊपर चढ़ता है, ऐसे तलाक के मामले तेज गति से ऊपर चढ़ रहे हैं। तब थोड़ा ये विरोधाभास सा लगता है कि हम दुनिया में तेज गति से एक नंबर पे जा रहे हैं। कौन से कामों में एक नंबर पे जाना है और कौन से कामों में नीचे से एक नंबर पे रहना है, इन दोनों में हमको विश्लेषण करना पड़ेगा। हम विकास में भी एक नंबर पे जा रहे हैं और टूटते परिवारों के साथ तलाक की एक अव्यवस्था को लेकर के हम एक नंबर के ऊपर जा रहे हैं। भारत के 4 राज्य ये बूढ़े राज्य हो गए, जिसमें गुजरात एक नंबर पर है, महाराष्ट्र ये दूसरे नंबर पर है। बूढ़े राज्य का अर्थ है कि एक घर का आप अनुमानित आयु का आकलन करोगे तो आपको 50 साल से अधिक आयु के लोग उस घर में अधिक मिलेंगे, 50 साल से कम आयु के लोग आपको उस घर में कम मिलेंगे, 50 साल से अधिक आयु के लोग अधिक मिलेंगे। आप जो बैठे हो, आप अपने घर का थोड़ा विश्लेषण करना। आपके घर के कुल सदस्य है, उसमें 50 साल से अधिक के कितने लोग हैं और 50 साल से कम के कितने लोग हैं। राष्ट्र वही प्रगति करता है जिसमें युवाओं की उम्र अधिक होती है। अगर आपके घर में 50 साल से अधिक आयु वाले लोगों की संख्या भले ही एक भी अधिक है, तो आप मान लीजिए कि भारत बुढ़ापे की ओर जा रहा है। जो संकट अमेरिका के सामने आज आ गया है, जो संकट चाइना के सामने अभी आया हुआ है, जो संकट जर्मनी के सामने अभी आया हुआ है, जो संकट जापान के सामने अभी आया हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत समय पहले ही परिवार नियोजन की व्यवस्था को अपनाया। अमेरिका ने 1 बच्चा नीति लागू की, उसको जब इस खतरे का एहसास हुआ उसने 2 बच्चा नीति लागू की, उससे भी खतरा टला नहीं। अभी चाइना के अंदर 3 बच्चा नीति लागू है। बच्चे नीतियों से पैदा नहीं होते, बच्चे परिवारों में संवाद और चर्चा करने से पैदा होते हैं। 2035 तक भारत भी जवान रहने वाला है और 2035 के बाद तेज गति से भारत बुढ़ापे की ओर जाएगा। जब जो धन कमाया जा रहा है उसका अगर 70% बूढ़े लोगों पर उनकी व्यवस्था के लिए अगर खर्च होगा तो वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता, वो देश कभी विकास नहीं करता। तो ये विकास के आंकड़े 2035 के बाद कैसे भयावह होंगे, ये हम सब युवाओं को
भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट वर्तमान में 2.1 है, जो रिप्लेसमेंट रेट है। लेकिन इसमें अगर मुसलमानों की टोटल फर्टिलिटी रेट देखें तो 2.7 है और हिंदुओं की टोटल फर्टिलिटी रेट देखें तो 1.9 है। 1.9 करते एक हिंदू दंपति जो मरता है तो 1.9 बच्चे अपने पीछे छोड़ करके जाता है। आप जरा विचार कर लो, रिप्लेसमेंट रेट से भी हम नीचे चल रहे हैं, तो फिर ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो सारा विकास है, ये जो सारी चीजें है, ये सारी ग्रोथ है, ये जो पहली इकोनॉमी के जंप करने की तैयारी है, ये सब 2035 के बाद किसके लिए? तो आज के युवाओं को सोचना पड़ेगा, जैसे स्वामी विवेकानंद ने सोचा, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने सोचा, ग्रस्त में जाकर के गृहस्थी बना करके घर निर्माण करके 2-4 बच्चे पैदा करने का आज की आवश्यकता नहीं है। आज की आवश्यकता है भारत के स्वयं को जागरण, अपना सब कुछ छोड़ करके वेद को हाथ में लेकर के घर घर जाने का संकल्प लेना पड़ेगा। हम सब जो युवा बैठे हैं, ये हमारा भविष्य क्या है? ये 2047 का जो वर्तमान होगा वो हमारा भविष्य होगा और उस दिशा में अगर हम बढ़ रहे हैं तो हम अपने आंख कान खुले रखते हुए चारों ओर के समाज का विश्लेषण करते हुए अपनी परिवार व्यवस्था को कैसे अच्छा कर सकते हैं। दूसरा जो हमको चुनौती मिल रही है वो हमारे पर्यावरण की ओर से मिल रही है। भारत की धरती पर किसी भी देवी देवता को देख लीजिए, किसी भी त्योहार को देख लीजिए, सारे पर्यावरण के साथ जुड़े हुए त्योहार है और ऐसे पर्यावरण पूरक त्योहारों का पालन करने वाले हम 365 दिन में 700 त्योहार मनाने वाले हम लोग आज इस प्रकार पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं, पर्यावरण का शोषण कर रहे हैं, पर्यावरण को नष्ट करने के लिए जाने अनजाने में कितने सारे प्रयास कर रहे हैं। हम सबकी जेब के अंदर आपको लगेगा मैं तो हर वर्ष एक पेड़ लगाता हूँ, मैं तो जल भी बचाता हूँ, मैं तो जूठा भी नहीं छोड़ता हूँ, मैं तो प्लास्टिक का उपयोग भी नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल से एक भी अनावश्यक मैसेज भेजते हैं, वो मैसेज भी कितना कार्बन उत्सर्जन करता है। केवल आपके फोन के अंदर से गुड नाइट और गुड मॉर्निंग ये संदेश अगर 100 लोगों को भी जाता है तो पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन में आपका भी एक स्थान है, आपने भी अपना एक स्थान बना रखा है। जरा विचार कीजिए, हम बाकी सब चीजों में तो ठीक है, लेकिन ये जो हमारे जेब में जो पिशाच नामक जो है एक पिशाच है, उसके माध्यम से हम कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, कितनी अनावश्यक और लंबी बातचीत करके हम कितना हानिकारक वीकेंड पैदा करके इस पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। बहुत छोटी सी बात से लेकर के और बहुत बड़ी बातें पर्यावरण को नुकसान करने वाली हो गई। ये जो कुंभ का मेला लगने वाला था तो संघ के कुछ कार्यकर्ताओं के मन में विचार आया, उस समय कल्पना थी 50 करोड़ लोग आएंगे। उन्होंने हिसाब लगाया, अगर 50 करोड़ लोग अल्पाहार और भोजन कुल मिलाकर के 10 समय का भी करते हैं तो 5 अरब बर्तन लगेंगे। ये जो 5 अरब बर्तन आएंगे, या तो कागज के आएंगे, या तो प्लास्टिक के आएंगे, अथवा पत्ते धोने के आएंगे। इतना बड़ा कचरा, उसका निस्तारण करना संकट हो जाएगा। तो 3 महीने पहले उन्होंने विचार किया, हर हिंदू घर से एक थाली और एक कपड़े का थैला, ये हम संकलन करके अगर कुंभ के मेले में पहुंचा देते हैं तो इतने बड़े कचरे के ढेर से बचा सकते हैं। बड़ा सुखद लगा। आप सब लोगों ने भी देखा होगा, जब कुंभ के मेले पर गए थे तो 5 खानों वाली स्टील की 450 ग्राम की थाली जो जयपुर वासियों ने भी 1 लाख की संख्या में भेजी थी, वहाँ सारे अखाड़े, डेरे, पुलिस प्रशासन उनके भोजन के लिए व्यवस्था में थी। उसके कारण बहुत बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जन, बहुत बड़ा कचरा संकलन और उसका निस्तारण, इस बातों से वहाँ के लोग बच गए। थोड़ा विचार करो, अपने यहाँ शादी विवाह 200-250 लोगों के होते हैं, 65 करोड़ लोगों के उस कार्यक्रम को प्लास्टिक मुक्ति का प्रयास, इसके बारे में सोचना भी बड़ी बात होती है। हम अपने छोटे छोटे कार्यक्रमों के बारे में सोच सकते हैं क्या? जल संरक्षण के बारे में विचार कर सकते हैं क्या? वृक्षारोपण के बारे में आगे बढ़ करके अपने घर से हर वर्ष वृक्ष लगाने की परंपरा को विकसित कर सकते हैं क्या? तो फिर से पर्यावरण हमारा देवता है, उसके सापेक्ष हम चल करके एक फिर से प्रतिमा स्थापित करें। और तीसरा है सामाजिक समरसता। भारत की धरती पर मैंने पहले एक श्लोक में बताया था कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। कालांतर में अनेकों प्रकार के भेद खड़े हो गए, अभी क्षेत्र के भी भेद खड़े हो गए, भाषा के भी भेद खड़े हो गए, आहार के भी हो गए, देश के भी हो गए, पूजा पद्धतियों के भी हो गए, रंग रूप के भी हो गए, लंबाई चौड़ाई के भेद भी खड़े हो गए। सब भेदों से परे हटकर के सामाजिक समरसता ला करके समरस समाज का निर्माण का संकल्प लेकर के हम 2047 तक अपने जीवन की एक दिशा तय कर सकते हैं क्या? तो समरसता के रूप में हमको आगे बढ़ना है।
हम सब भारत के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते नागरिकों का एक शिष्टाचार होता है जिसको नागरिक शिष्टाचार कहते हैं, सिविक साइंस जिनको कहते हैं। आप उसके अंदर भी बड़ा स्खलन आया है। प्रकृति ने बहुत सारे नियम बनाए, प्रकृति के नियमों का पालन करना, भारत के संविधान के अंतर्गत नियम बने हुए, भारत के संविधान के नियमों का पालन करना। एक सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं, उस सोसाइटी के एक नियम है, उस सोसाइटी के नियमों का पालन करना, सड़क पर चलने के कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करना, मनुष्य जीवन के उठने से लेकर सोने तक के कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करना। जिसके घर में जाते हैं उनके घर में बनाए हुए नियमों का पालन करना। हमारे घर में कोई आता है उनको हमारे घर के नियमों के बारे में जानकारी देना, ये सारा इन सब को मानना और मनवाना ये नागरिक शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। क्या हम आने वाली पीढ़ी को इस नागरिक शिष्टाचार के अंतर्गत और तेज गति से विकास निश्चित कर सकते हैं क्या? सवेरे सवेरे जयपुर में से निकलते हैं तब जब रेड लाइट होती है तो बहुत सारे लोग रुकते नहीं है, क्योंकि उनके पीछे 2-3 बच्चे बैठे रहते हैं जो स्कूल के समय होने पर ही उठ करके तैयार होकर के उनके पीछे चढ़ते हैं और उनको फिर लाल लाइट नहीं दिखती है, वो इधर उधर देखते हैं और तेज गति से अपने बच्चों को सिखाते हुए जाते हैं, देख बेटा तेरा बाप भी लाल बत्ती के नियमों को तोड़ता है, तू भी जब बड़ा हो जाए तब तोड़ते रहना। क्या 5-7 मिनट घर से पहले निकल करके लाल बत्ती पर अपने बच्चों को रोक करके एक संस्कार दे सकते हैं क्या? बेटा ये लाल बत्ती है, इसके बाद सड़क को पार नहीं करना। आप जयपुर का एक आम चित्र आप देखिए, माता पिता अपने बच्चों को स्वयं लाल बत्ती के नियमों को कैसे तोड़ा जाए इस सिखाने के लिए सवेरे सवेरे ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं। तो नागरिक शिष्टाचार के अंतर्गत भी हमको आगे बढ़ना होगा। और 5वीं बात जो संघ समाज से अपेक्षा करता है, स्वयं अपने जीवन में उतार करके समाज के अंदर जाकर के उसमें परिवर्तन लाए, वो है अपने स्व का जागरण। तो हमारी भाषा कौन सी है? परसों में एक गौशाला के अंदर था, उसमें एक बच्चा था, उस बच्चे ने गाय को कहा और उसने कहा ये गाय है और वो पुरुष गाय है। एक बैल खड़ा था, उसको बैल ये सांड ये घोड़ा ये नाम ही ध्यान में नहीं आया। उसने अपनी माँ को कहा माँ मुझे पुरुष गाय के पास जाना है। कौन सी धरती की बात कर रहा हूँ? जयपुर की धरती की बात कर रहा हूँ। अगर गाय को पुरुष गाय कहेंगे तो फिर आने वाले समय में माँ को क्या कहेंगे समझना पड़ेगा। अपना स्व क्या है? अपनी भाषा, अपना वेश, अपना आहार, अपने कुल देवता, अपने लोक देवता, अपनी संस्कृति, अपने त्योहार, हमारी कुल परंपराएं, हमारे परिवारों के बनाए हुए नीति नियम। हमने जन्म तो हिंदी महीने में लिया था, विक्रमी संवत में लिया, लेकिन प्रोत्साहन किसको देते हैं? अंग्रेजी महीने को। कारण क्योंकि कई बार गुलामी उपनिवेशिक मानसिकता इतनी हावी हो जाती है कि वो छूट ही नहीं सकती। तब हमको ये बताना पड़ता है लोगों को हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे माँ बाप तुम्हारे गुलाम रहे, तुम्हारे गुलामी का एक प्रतीक मैं मेरे घर में हैप्पी बर्थडे टू यू का बैनर लेकर के बता रहा हूँ कि हम तुम्हारे गुलाम रहे, गुलामी हमारे साथ चलेगी। जन्मपत्री किसने बनाई? विक्रमी संवत में। विवाह का मुहूर्त किसने निकलवाया? बहुत भाग्य से जिनका निकल रहा है वो किसमें निकलवाते हैं? जाते पंडित के पास है, ज्योति के पास, लेकिन शादी की विवाह की वर्षगांठ आएगी तब क्या याद रखेंगे? अंग्रेजों को याद करेंगे। तुम्हारे गुलाम रहे ना, इसलिए तुम्हारी गुलामी की का प्रतीक चिन्ह एक हमको तुम्हारे बताने के लिए छोड़ना पड़ेगा। धन कमाते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, जब चेक पे साइन करने होते हैं तो अंग्रेजों की याद दिलाते हैं कि हमारे बाप दादा तुम्हारे गुलाम रहे, उसका एक प्रतीक चेक पर भी छोड़ रहा हूं, ये मेरा नाम है। थोड़ा विचार करना पड़ेगा, स्व का जागरण कैसे आएगा? हम जिस भाषा के लोग हैं घर में अपनी उस भाषा को जीवित रख सकते हैं क्या? भाषा पूर्वजों ने बहुत मेहनत करके बनाई है, उसको हम बना नहीं सकते, लेकिन जो बना दी है अपने घर में व्यवहार करते समय अगर हम पंजाबी है तो पंजाबी में व्यवहार करें, अगर हम सिंधी है तो सिंधी भाषा बोले, अगर हम ढूंढाड़ी प्रदेश के तो ढूंढाड़ी भाषा बोले, अगर हम मारवाड़ी है तो मारवाड़ी बोले, हम बंगाली है तो बंगाली बोले, मराठी है तो मराठी बोले। अपनी भाषा को जीवित रखना है, स्व का जागरण है, तो बाकी सारे काम तो हो जाएंगे। भारत को भारत रखने के लिए ये जो 5 बातें उन पे हम और अधिक संगत होकर के उन बातों को अपने परिवार से प्रारंभ करके शेष समाज में उसका स्फुरण करें। इतनी आप सब युवाओं से आज की अपेक्षा है।
धन्यवाद। नमस्कार, इस वक्त हम जयपुर में मौजूद हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से युवा पथ संचलन का आयोजन मानसरोवर में किया जा रहा है। आपको एक सुंदर तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से पास आके दिखाइए कि किस तरह से एक विचार जो है सामाजिक समरसता का यहाँ पे मैसेज यहाँ पे दिया गया है। जो संघ का जो ध्वज लगाया जाता है, जो क्योंकि संघ में व्यक्ति पूजा नहीं होती, एक ध्वज को ही गुरु माना गया है। एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान, एक मंदिर, आदर्श समाज, एक शमशान। तो ये बनाया गया है, कुआं बना के दिखाया गया है, एक मंदिर और एक शमशान। तो एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान, यानी सामाजिक समरसता का यहाँ पर जो सीधा सीधा मैसेज दिया गया है। ये जो एक कुआं एक शमशान का मैसेज है। हाँ, ये वैसे तो ये समाज के अंदर प्राचीन परंपरा थी, पर बीच में कुछ ऐसे परिस्थितियां बनी कि इन सारे अपने जो सामाजिक नियम वगैरह थे उनको टाल दिया। तो उस वापस उसी समरसता का संदेश देने के लिए संघ ने प्रयत्न पूर्वक हर जगह पर ये सारे के सारे जो प्रतीकात्मक रूप से दिख रहे हैं कि सबका एक साथ शमशान घाट हो, पानी पीने के लिए कुआं हो, ये सारे बातें जब आएगी तो निश्चित रूप से समाज के अंदर धीरे धीरे हो रहा है, पर गति पकड़ेगी ये, ताकि लोगों को समझ में आएगी कि अलग अलग तरह से इस तरह से समाज को बांटा नहीं जा सकता। आपको लग रहा है कि कुछ लोग समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, तो एक एनवायरनमेंट खराब करने की कोशिश? तो देखो, इसकी लंबी कहानी है। बांटते आए हैं लोग, हिंदू के नाते तोड़ने के लिए प्रयास होते हैं, उनके राजनीतिक स्वार्थ है, इस कारण से है। संघ इस दृष्टि से लोगों के बीच जा करके अपना खुद का उदाहरण पेश करके और बताना चाहता है कि ये समाज के भीतर नहीं है। मैं 9th क्लास में था, उस समय इन सब जाति पाति और भेदभाव छुआछूत वगैरह का नहीं था। संघ के संस्कार के कारण ऐसे लाखों करोड़ों जो स्वयंसेवक है, वो जब एक साथ इस तरह की अपनाएंगे तो निश्चित रूप से समाज में बदलाव आपको लगता है, आपने अभी उद्बोधन में हमने सुना, बौद्धिक भी जो था प्रांत पचाई जी का, वो कह रहे थे कि महाकुंभ में एक एकता का मैसेज गया। तो निश्चित रूप से महाकुंभ एक विराट दर्शन है, एक तरह से नर नारायण की अपने जो कल्पना की है, नर में ही नारायण देखने का है। तो उन लोगों के भावों को जो पत्रकारों और मीडिया के माध्यम से लोगों के इंटरव्यू लिए, 99.9% लोगों ने उस सारे जो वितंडक खड़ा किया जा रहा था कि अव्यवस्था है वैसा है, वो उनको जवाब उन लोगों ने ही दे दिया। तो ये केवल समाज के भीतर है ना, एकत्व का भाव है, समरसता का गुण है, वो खत्म नहीं हो गया है। ये बता दिया इस कुंभ ने। ये हमारी उपलब्धि है। पाप किसने किए, किसने धोए, आगे क्या होगा वो ठीक है, मगर हजारों वर्षों से जो परंपरा कुंभ की रही है, इस कुंभ के दौरान जो दृश्य देखने को मिला, अद्भुत, अविस्मरणीय, अपने जीवन में तो ऐसा नहीं देख पाएंगे। चैन सिंह जी थे हमारे साथ, जयपुर महानगर के संघ चालक, जिन्होंने बताया कि सामाजिक समरसता का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, यानी एक कुआं, एक शमशान और एक मंदिर की जो बात है। और यहाँ पर सीधा सीधा एक बताया गया है कि समाज ऐसा होना चाहिए, समाज एक है, हिंदू समाज एक है। जितेश जेठमलानी, जयपुर।